अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारत के उस मिशन की जो अब कामयाबी की दहलीज पर है। भारत का मून मिशन सफलतापूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 अब 2 टुकड़ों में बंट चुका है। इसरो के तय प्लान के मुताबिक आज प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब आगे की यात्रा विक्रम लैंडर को अकेले ही तय करनी है। अब दुनिया की नजर लैंडर के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है, जिसके लिए 23 अगस्त की तारीख तय है। हालांकि इस बीच भी कुछ प्रक्रिया है, लेकिन चांद की सतह पर लैंडर की सफल लैंडिंग भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 अलग अलग पड़ावों को सफलतापूर्वक पार करते हुए अब इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब पूरी दुनिया की नजरें चांद की सतह पर लैंडर रोवर की लैंडिंग पर टिकी हैं। इसरो ने आज तय प्लान के मुताबिक चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अब अलग अलग यात्रा तय करेंगे। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद कल यानी शुक्रवार शाम 4 बजे के आसपास लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से थैंक्स फॉर द राइट मेट कहा। देखिए, वो सेपरेशन हो गया है और जो हर भारतवासी के मन में है एक बहुत एक तरह से गौरव की एक फीलिंग है कि हम ऐसे देशों में से हैं जो 3-4 गिने चुने देश हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। भारत के मून मिशन की 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब महज 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है और ये यात्रा विक्रम लैंडर को अकेले तय करनी है। अब उसे अपनी रफ्तार और ऊंचाई कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए करेगा। अब 18 अगस्त शाम करीब 4 बजे लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी लैंडर की कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी और इसी तरह फिर 20 अगस्त को भी लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी और जब लैंडर चंद्रमा से महज 30 किलोमीटर दूर होगा तब उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट था जो चंद्रयान-2 में हमने महसूस किया या वहाँ पे चैलेंज जो फेस किया था वो ये था उसकी स्पीड को कम करना। और उसकी स्पीड इस बार उसका जो डायमेंशन है जहाँ पे उसको लैंडिंग होगी वो कई गुना फालतू है पिछले बार के मुकाबले। इस बार हमारा 2.5 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का ऊपर से कैमरा है, उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो ऊपर से देख के वो जज कर सकता है दैट कौन सी बेहतर जगह है जहाँ पे उसको लैंड करना है। ये हमारा जो टेक्नोलॉजी का सोफिस्टिकेशन है, तो दोनों चीजें हैं हमारी चैलेंजिंग, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना और उसके बाद वहां तक पहुंचाना, ये दोनों बहुत ही आई थिंक बखूबी हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं फिर से अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको बधाई देता हूं कि हम इस मुकाम पर आज पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी अगले 4-5 दिनों के अंदर 23 तारीख को शाम के टाइम करीब 5 बजे के आसपास हमारे सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की ये प्रक्रिया बेहद अहम होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में लैंडर की स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम कर जब सतह पर उतारा जाता है तो उसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है और चंद्रयान-3 की 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद इससे प्रज्ञान रोवर निकलेगा। सफल लैंडिंग के बाद लैंडर रोवर चांद की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज समेत बाकी प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रयान जो हमारा मिशन है ना, उसने दुनिया की आंखें खोल दी है, क्योंकि चंद्रयान-1 ने दुनिया को ये बताया कि सदर्न पोलर रीजन में आपके वाटर आइस होने की संभावना है। तो आज तक जितने भी मिशंस लैंड हुए हैं मून पे बाकी कंट्रीज के, कहीं किसी ने भी साउथ पोलर रीजन के पास कभी भी लैंड नहीं किया, तो उनको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं इस रीजन पे। ठीक है, तो दुनिया का इंटरेस्ट इस रीजन पे लाने में
इंडिया का बहुत अहम वो है। इंडिया ने ही डिस्कवर किया, जो कि चंद्रयान 1 ने किया, वाटर आइस। लैंडर की रफ्तार कम करने में कामयाबी मिलने पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हो जाएगी। इसके साथ ही भारत का मून मिशन सफल हो जाएगा और वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसे चांद तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 का सफर अब अपने आखिरी चरण में है। 23 अगस्त को लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग होने से क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश नायक। पहले अगर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हम यशस्वी हो गए तो वहां हम मानवीय एस्टैब्लिशमेंट स्थापन कर सकते हैं और वहां जो पानी है उससे हमें पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और हमें ईंधन भी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वापस आने के लिए उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो और वहां बाद में भविष्य में वहां जो खनिज है वो बहुत प्रेशियस मटेरियल है, हीलियम 3 जैसे, तो उसमें माइनिंग करने का हमें मौका मिलेगा। कि अन्य देशों के साथ हम भी अपना हक उसके ऊपर बजा सकते हैं। तो इसके अगर दृष्टि से देखिए तो ये चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सॉफ्ट लैंडिंग वो उसका पहला पहलू है। उसके बाद वो आगे सब हम कर सकते हैं। हम अभी करोड़ों इंडियंस की नजर लगती रहेगी 23 अगस्त को और पूरा एक प्रकार का टेरर 15 मिनट्स ऑफ टेरर बोलते हैं उसको, वो सब हमें एक्साइटमेंट अनुभव करने का प्राप्त होगा मौका। आगे बढ़ते हैं और अब बात उस भव्य मंदिर की जो खाड़ी देश अबू धाबी में बन रहा है। स्वामीनारायण संस्था के जरिए बनाए जा रहे इस मंदिर का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही कि अगले साल फरवरी में ये श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। हालांकि उससे पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इस मंदिर को देखने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि वहां लोगों को त्रिवेणी संगम के भी दीदार होंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में अब जल्द ही भव्य स्वामीनारायण मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। इन दिनों तेजी से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान के बीच मंदिर का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। इस मंदिर को बनाने में कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत मंदिर की इन दीवारों पर साफ नजर आ रही है। अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था करा रहा है। अबू मोरिखे इलाके में बन रहे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। 27 एकड़ जमीन में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। पुरानी शैली से निर्मित हो रहे इस मंदिर में 7 शिखर तैयार किए जा रहे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी 108 फीट तक ऊंची है। मंदिर के पत्थरों में 350 से ज्यादा सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर निर्माण का 60% काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अबू धाबी में विशाल मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद से ही दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते रहे हैं। GNT ने भी पिछले साल अप्रैल में इस मंदिर का जायजा लिया था। स्वामीनारायण मंदिर एक भव्य मंदिर जो कि पूरे 27 एकड़ में यहाँ पर बनने जा रहा है। एक एक पिलर को नक्काशी से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है उस भव्य मंदिर को बनाने में। पिछले साल जब GNT ने मंदिर का जायजा लिया था, उस वक्त मंदिर के वॉलंटियर योगी ने मंदिर के बारे में जानकारी दी थी।
ज़मीन 27 एकर्स में, तो जिसमें 13.5 एकर्स में हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, और उसमें 13.5 एकर्स में हमारा पार्किंग लॉट वगैरह रहेगा। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण बहुत ही ध्यान देकर हो रहा है। इसमें पत्थरों की सेटिंग का खास ख्याल रखा गया है। ये मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। मंदिर की नींव में बांस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये जो एक हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक हिस्सा है यहाँ पर, ये एक हिस्सा है इसका स्टोन का, सैंडस्टोन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये लाइन देख के समझ सकते हैं, ये एक हिस्सा है स्टोन का, इसके ऊपर इस हिस्से को रखा गया है, यानी कि बीच में और कुछ भी यूज नहीं किया गया है। और जैसा योगी कह रहे हैं कि जिक्सॉ पजल में ऐसे ही होता है कि एक के ऊपर एक चीजें ऐसे रखी जाती है कि वो गिरे नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसी कई सारी शिलाएं हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसे ज्वाइन किया गया है। इस मंदिर में इसकी जो नींव पड़ी है उसे पूरी तरह से ग्रीन, चूंकि इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसमें ज्यादा पर्यावरण का नुकसान ना हो, तो बैम्बू और ग्लास को इसकी नींव में रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में त्रिवेणी संगम भी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत से गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी त्रिवेणी संगम में डाला जाएगा। गंगा के घाट की तरह एक घाट बनाया जाएगा जो कि बहुत भव्य होगा अपने आप में, और उस घाट पर आर्टिफिशियल कह लीजिए कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों को वहां पर, तीनों के पानी को वहां पर लाया जाएगा, और यहाँ पर एक भव्य आरती का भी इंतजाम किया जाएगा। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे, तभी वहां की सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। यूएई और भारत के शिल्पकार इस मंदिर को आकार देने में जुटे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां आ चुके हैं और इस मंदिर को लेकर अपनी राय भी जाहिर की थी। Obviously, I mean, if you look at the tradition of Indian civilization, the glory of Indian civilization, some of our best and biggest temples are outside India. अबू धाबी में बन रहा स्वामीनारायण मंदिर भारत और दुबई के बीच रिश्तों की एक नई बुनियाद भी है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और अब फरवरी 2024 में इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख पर लगाम लगाने के लिए भारत की पहल पर बात करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए जंगी जहाज आईएनएस विंध्यागिरी लॉन्च हो गया है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस धुनागिरी, आईएनएस तारागिरी के बाद नौसेना को आईएनएस विंध्यागिरी की भी ताकत मिल जाएगी। आईएनएस विंध्यागिरी एक फ्रिगेट है जो डिस्ट्रॉयर की तुलना में 1.5 गुना छोटा तो जरूर है, लेकिन रक्षात्मक भूमिका में किसी से भी कम नहीं है। आईएनएस विंध्यगिरी भारतीय नौसेना में ऐसे वक्त में शामिल किया जा सकता है जब चीन की तरफ से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हाल के कुछ सालों की अगर बात करें तो ये तेजी से बढ़ा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान के साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। आईएनएस विंध्यगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। इसे कोलकाता के GRAC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड को 4 फ्रिगेट बनाने थे। इसमें आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि कोलकाता में 3 फ्रिगेट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बना रहा है। इसमें आईएनएस हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं। जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस विंध्यगिरी लॉन्च हुआ है, प्रोजेक्ट का इतिहास 14 साल पुराना है। साल 2009 में इंडियन नेवी की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से ही भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने
कॉन्सेप्ट को इजाजत दी थी, जिसे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसकी डिजाइन तैयार कर लिए गए थे और उसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण को जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद साल 2019 में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A यानी कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था और उसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने INS विंध्यागिरी खड़ा है। मेक इन इंडिया के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनकर तैयार है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। समंदर का साइलेंट किलर कहे जाने वाले INS विंध्यागिरी 150 मीटर लंबा और 37 मीटर ऊंचा जंगी जहाज है। जनरल इलेक्ट्रिक के 2 डीजल इंजन से चलने वाला फ्रिगेट समंदर की लहरों पर 28 नॉट्स यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। अगर ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो इसकी रेंज 4600 किलोमीटर रहेगी। अगर 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो ये 10,200 किलोमीटर तक जा सकता है। INS विंध्यागिरी सतह से हवा में मार करने वाली खतरनाक एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे बराक एज मिसाइल दागने की क्षमता से भी लैस किया गया है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ये हिंदुस्तान की घातक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है, जबकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये वरुणास्त्र दागने की क्षमता रखता है। INS विंध्यागिरी में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 76 mm नेवल गन और ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए गए हैं। इस फ्रिगेट पर 2 HAL ध्रुव और सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं। इसमें इमरजेंसी बचाव या फिर हमला करने के लिए 2 बोट्स हैं। इस जंगी जहाज में एक बार में 35 अफसरों समेत 226 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। साफ है कि इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल हो जाने से देश की सीमा को और सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, जिससे नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समंदर में भारत का ये नया योद्धा युद्ध में दुश्मन की हर चाल को मात देगा। देखिए, काफी कुछ बढ़ेगी, क्योंकि ये जो फ्रिगेट कहलाता है लेकिन काफी बड़ा है, तकरीबन 7,000 टन का ये जहाज है। इसमें सब एंटी सरफेस मिसाइल्स हैं, एंटी एयर मिसाइल्स हैं, बहुत मॉडर्न और आधुनिक सेंसर्स हैं, रेडार्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो। और क्योंकि ये 7 अल्टीमेटली 7 ज्वाइन करेंगे हमारे फ्लीट में अगले 5-7 साल में, तो इनसे काफी बढ़ावा मिलेगा हमारे फ्लीट स्ट्रेंथ को, काफी बढ़ावा मिलेगा हमारे कॉम्बैट कैपेबिलिटी को, और काफी बढ़ावा मिलेगा हमारे ओवरऑल जो एक तरह का जो बोलते हैं आउटलुक, और एक ब्लू वाटर नेवी के लिए बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है इसका। और कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यागिरी को लॉन्च किया। यहाँ लॉन्च का मतलब होता है कि पानी के जहाज को पानी में उतारना। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कैसे समंदर में उतारा जाता है हजारों टन भारी जहाज? हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल की ये रिपोर्ट देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। जब एक जहाज तैयार होता है उसमें कई वक्त लगते हैं और कई मशक्कत लगते हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से नदी के किनारे इसको तैयार किया जाता है, और इसको ना लंबे वक्त से इस तरीके से कई सारे लीवर्स और कई सारे बैलेंस के जरिए रोक के रखा जाता है। लेकिन जिस वक्त पर और जिस अहम वक्त पर इसका उद्घाटन होता है तो किस तरीके से ये पीछे पानी में धकेला जाता है, तब ये तमाम जितने भी लॉक से उससे पहले से खोल दिया जाएगा। सिर्फ 4 लॉक लीवर जो है वो आखिरी के वक्त तक इतना भारी भरकम जहाज को रोक के रखते हैं, और INS विंध्यागिरी को भी इसी तरीके से अब मजबूत पकड़ के साथ इसको रोक के रखा गया है इसी लीवर के जरिए। और जो लोग इस पर निगरानी कर रहे हैं बड़े लंबे वक्त से, वो जरा समझाएंगे हमें कि इस तरीके से किस तरीके से ये काम होता है। देखिए, जब जहाज को पानी में उतारा जाता है पहली बार के लिए तो किस तरीके से उसको रोकी जाती है, इस तरीके से मजबूत एक ये जो लॉक है, ये लॉक को खुलने पड़ता है, उसका बाद
वहाँ से जो बटम है वहाँ से बटम वो पुश करेगा, पुश करने के बाद ये ऊपर में उठ जाएगा। उसके बाद वहाँ से हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक से थोड़ा धक्का मार देगा, देने से पानी में जहाज चला जाता है। यानी हाइड्रोलिक 4 लॉक से जिसके जरिए आखिर हाइड्रोलिक सामने में हाइड्रोलिक दोनों तरफ लगा रहता है, वो दोनों प्रेस करने से और लॉक खोल देने से निकल। पहले बाकी जितने भी तमाम जो चीजें वो खोल दिया जाएगा, है ना? हाँ, सब कुछ चारों लॉक एक साथ खुलने पड़ता है। इससे पहले बाकी सब खोल दिया जाएगा। हाँ, सब जितना सामान है इसके जहाज का ऊपर जो ब्लॉक है सबको निकल देने पड़ता है, उसका बाद जहाज निकलता है। इतना भारी भरकम जहाज को सिर्फ 4 ये लॉक मजबूती से पकड़ लेते हैं। हाँ, लास्ट 30 सेकंड जो है ये लॉक रुक के रखता है। इसका पहले जो है ब्लॉक जो है रुक के रखता है, उसके बाद लास्ट 30 सेकंड लॉक रुक के रखेगा। यानी आखिर के 30 सेकंड तक इस लॉक के जरिए इस जहाज को रोका जाएगा। उसके बाद तकनीकी की खूबी है कि फिर से ये जहाज जो है पहली बार के लिए पानी में जाएगा और जैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन किरजित दास के साथ ऋतिक, GNT के लिए कोलकाता से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।